बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद। Thank you so much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and thankfully live after a very, very long time. अब तक आप क्रिकेट देख रहे थे, but football is always in action and we are so glad कि 1-to-1 हमारा इस वक्त राब्ता होगा. In the next 1 hour we will cover everything from the world of football, be it in Pakistan or internationally. And I think जब से ये न्यू ईयर टर्न अराउंड हुआ है, हम कह सकते हैं कि इस साल का ऐसा मंत्रा लग रहा है, स्पेशली इंग्लिश फुटबॉल का, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनदर वन बाइट्स द डस्ट. जैसा नया साल शुरू हुआ, खबर आई उसी वक्त के मरस्का जो हैं चेल्सी के मैनेजर, उन्होंने जो है अपने राह जुदा कर दी है चेल्सी के साथ. और आज दोपहर को एक शॉकिंग न्यूज़ आती है कि रूबन एमरिम, जिन्होंने काफ़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लीड्स में खेलने के बाद, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतना जल्दी खबर आएगी कि वो और मैनचेस्टर यूनाइटेड, उन्होंने भी अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर दी हैं, जबकि यूनाइटेड ने उनको लेट गो किया है. ही वॉज देयर फॉर 14 months एंड मिक्स रिजल्ट से. ये नहीं कह सकते कि बड़ा उनका अच्छा टेन्योर रहा, लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात कर सकते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली वन ऑफ द वर्स्ट स्टैट्स फॉर एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर. इस पर हम इन डेप्थ बात करेंगे, बट आज की बड़ी खबर यही है कि रूबन एमरिम इज़ नो मोर विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त टीम जो है छठे पोजीशन पे है, और अगर ये मैच जीती वर्सेस लीड्स यूनाइटेड तो ये चौथे पोजीशन पे भी आ सकती थी. उसके साथ साथ आर्सेनल ने अब 6 पॉइंट का गैप खोल लिया है बिटवीन देमसेल्व्स एंड मैनचेस्टर सिटी. तो ये जो टाइटल रेस की हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 देख रहे थे कि सिटी ने एक रेस पकड़ी थी, एक जोश आ गया था और बहुत कम उनका गैप रह गया था. अब वो बढ़ता हुआ जा रहा है. लेट्स सी कि क्या आर्सेनल स्लिप करेगा या सिटी जो है अपने आप को बैक करेगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि सिटी के पास इस वक्त इंजरी के मसले भी बहुत ज़्यादा हैं. लिवरपूल को काफ़ी हार्ट ब्रेक का सामना हुआ. उनके आखिरी सेकंड्स के अंदर जो है फुलम गोल करता है और मैच ड्रॉ करता है. कोडी गैक्पो को फिर से अपनी शर्ट पहननी पड़ी, जिन्होंने सेलिब्रेशन में उतार दी थी, थिंकिंग कि अब ये मैच जीत चुके हैं. एंड काफ़ी और बड़े अच्छे रिजल्ट सामने आए. रियाल और बार्सा दोनों अपना मैच जीते हैं, और वहाँ पर रियाल के जो नए एक हीरो उभर के सामने आ रहे हैं, उनकी हैट्रिक थी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के मैच में. एंड कांटे का मुकाबला अगर हम कहेंगे तो वो चल रहा है इटली के सीरिया आ में. एक पॉइंट के फर्क से टॉप 3 टीमें जो हैं वो हैं. एंड ऑफ कोर्स जर्मनी में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा. एंड लीग 1 की अगर बात करें तो वहाँ पे ऑफ कोर्स भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है. सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स. ऑन माय लेफ्ट, एवर स्माइलिंग एंड रेडी टू गो, उस्मान मलिक. सर, हाउ आर यू? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमश. बिल्कुल नए साल के साथ साथ हमें हर हफ्ते कोई ना कोई मैनेजर जाता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई दाल में कुछ काला भी लग रहा है कि हो सकता है कि मरेस्का जो है वो यूनाइटेड जा रहे हो और एमोरॉम जो है क्योंकि एक ही तरह का सीरीज़ हम देखने को मिल रहा है. मरेस्का पिछले हफ्ते और वही चीज़ की, वो भी बोर्ड के अगेंस्ट गए, ये भी बोर्ड के अगेंस्ट गए हैं. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ और नाम भी आ रहे हैं. बट इट्स यूनाइटेड का स्पेशली जो इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो तो अब ये कह रहे हैं कि एक इंटरम मैनेजर होगा टिल द नेक्स्ट सीजन. स्पेशली ये सीज़न ख़त्म होने देंगे. डैरन फ्लेचर फ़िलहाल जो उनके अंडर 18s के हैं वो संभाल लेंगे रेंस फ़िलहाल. अब देखते हैं आगे क्या होता है. शक इसलिए जा रहा है क्योंकि उमर बरादा जो है वो मैन सिटी से आए हैं और उनके मरेस्का के साथ ताल्लुकात रहे हैं. मरेस्का असिस्टेंट थे, पेप को असिस्ट कर रहे थे, तो कुछ थोड़ा सा शक जा रहा है उस तरफ. कुछ और नाम भी आ रहे हैं, चावी का भी नाम डिस्कस हो रहा है. बट हाँ, डेफिनेटली एक इंटरम मैनेजर ही है. और एक बड़ा ही जिसे कहते हैं कि एमोरॉम का हमने पहले भी देखा, बहुत इमोशनल किस्म के मैनेजर हैं. बहुत ज़्यादा जो है स्पेशली मीडिया पे, प्रेस पे जो है वो इस तरह की चीज़ें कह जाते हैं. इससे पहले भी उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी. लेकिन लगता ये है कि दोनों सिचुएशंस में, चेल्सी और यूनाइटेड दोनों सिचुएशंस में बोर्ड ये बताना चाह रही है कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और हम ही करता धरता है. तो इस पर जरूर आगे बात होती है डिटेल में, बट डेफिनेटली इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग. गॉन आर द डेज ऑफ सर एलेक्स फर्गसन एंड आर्सेन वेंगर, जो वो बोर्ड को भी हिला सकते थे. अब तो वो बिल्कुल कहते हैं ना, वो सीन ही नहीं रहा है. चलते हैं दूसरे हमारे मेहमान की जानिब, जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो भी किसी बोर्ड रूम से उस उठ के आ रहे हैं. अब्दुल लतीफ ज़ादा भाई, सर हाउ आर यू? ऑल वेल? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमश. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर. अल्तमश, मैं स्टार्ट सेरी आ की अगर बात करूं तो इस वीकेंड के ऊपर हमने देखा कि जो रूटीन विक्ट्रीज थी, एसी मिलान लेता है अपनी विक्ट्री, इंटर मिलान लेता है, ऑब्वियसली बोलोनिया को हराता है. वो टॉप 3 टीम्स जो हैं वो एक अलग डायरेक्शन में चल रही हैं. जो बाकी रेस्ट ऑफ द टेबल जो है उसमें फिर गैप आ जाता है. रोमा अपना गेम हारती है इस वीकेंड पे, सो दे आर फर्दर डाउन द पेकिंग ऑर्डर. आपने ये नहीं देखा कि नेपोली और एंटोनियो कॉन्टे, उनके प्लेयर्स फिर एक लड़ाई में एम्ब्रॉयल्ड हो गए थे एट द एंड, और रेड कार्ड भी मिलता है. एग्जैक्टली, मतलब दैट इज टिपिकल कॉन्टे, दैट इज टिपिकल हिम. उनकी जो थिएट्रिक्स होते हैं, ये हम
जब वो चेल्सी में थे या उससे पहले जब वो यूवेंटस में थे तब भी देखने को मिलते थे कि किसी ना किसी से उनके पर्दे होते थे। ही वेयर्स हिज हार्ट्स ऑन हिज स्लीव, मतलब बड़े पैशनेट हैं वो, एंड दैट्स हिम। उसके अलावा अल्तमश ट्रांसफर विंडो अपने जोरों शोर पर है, तो पहला ट्रांसफर इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो बड़ा हुआ है, ब्रेनन जॉनसन टॉटनहम से जो क्रिस्टल पैलेस आए हैं टू प्रोवाइड ओलिवर ग्लासनर द डेप्थ दैट ही क्रेव्स सो मच, जिसके बारे में वो हमेशा जिक्र करते हैं कि भाई सरप्राइजिंग लो हार गए न्यूकासल से, एंड अ गुड विन फॉर न्यूकासल ओवर द वीकेंड एज वेल। बेसिकली जॉनसन नॉर्थ से साउथ चले गए, नॉर्थ से साउथ चले गए। ऑल्दो मुझे आई एम सरप्राइज उनको जाने दिया, बिकॉज लास्ट सीजन 18 गोल्स के साथ ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर टॉटनहम, लेकिन इस साल नई रिजीम के अंदर वो फिट नहीं हो पा रहे, ही वाज़न्ट गेटिंग अ रेगुलर गेम टाइम एज वेल। उसके अलावा एक और बड़ा नाम जाओ कैंसेलो जो हैं अल हिलाल से वो निकल रहे हैं, और अब जा किस तरफ रहेंगे देखना, बिकॉज दो ऑप्शंस हैं, इंटर मिलान एज वेल एज बार्सिलोना। यूरोप की तरफ एग्जैक्टली डेफिनेटली। तो इंटर मिलान अगर वो जाते हैं तो अल हिलाल कह रहे भाई हमें अपना कोई सेंटर बैक दो, तो डिवराय हो गया या कोई ना कोई अचेरबी भी जा सकते हैं, तो इन दोनों में से एक सेंटर बैक दूसरी तरफ जाएगा। सऊदी की बात करी थी, सबसे बड़ी खबर तो आपने दी नहीं, इस सीजन का पहला मैच रोनाल्डो हार गए। और अल हिलाल जो है वो टॉप कर रहा है इस वक्त जो है सऊदी लीग, तो लगता है इस दफा भी जो एक मौका नजर आ रहा था रोनाल्डो को ट्रॉफी जीतने का, वो भी अब जरा फेड आउट, बिल्कुल नेक टू नेक आ गए, एक पॉइंट का फर्क है। हाँ, मतलब अभी फेड आउट तरीके से अभी काफी कड़े इम्तिहान मजीद बाकी हैं। लेकिन उसके अलावा अल्तमश बार्सिलोना ने भी अपनी गेम जीती, और मतलब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ये और एथलेटिको मैड्रिड इवन ये गेम्स अपनी इस वीकेंड पे इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज अगले वीकेंड पे दिल भी इन सऊदी अरेबिया फॉर द सुपर जो कप जो इनका होता है। तो दैट ये जो अच्छा बार्सिलोना के जो गोलकीपर है जॉन गार्सिया वो वापस आते हैं, और उनके जो एस्पेनियोल के जो होम क्राउड था उन्होंने वो रैट के बैनर्स लगाए हुए थे और इतना मतलब टॉर्मेंट किया उसको, इतना बू किया उसको, और बट ही वाज अ मैन ऑफ द मैच। 6 सेव्स और वर्ल्ड क्लास सेव्स उन्होंने किए हैं, तो उन्होंने उसका जो सारी जो अब्यूज का जवाब जो है अपनी परफॉर्मेंस से दिया ऑन द पिच, एंड दैट वाज गुड टू सी। ही इज बीन फेनोमेनल। जॉन गार्सिया के हम बात करें 7 क्लीन शीट्स अब तक जो है एग्जैक्टली, गिवन द फैक्ट कि बार्सा जो हाईलाइन खेलता है वो अगर नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। डैनी अल्मो और लेवेंडोव्स्की बिल्कुल ऑफ द बेंच आके मैच जिताते हैं, वरना ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था। बिल्कुल सही बात है। एंड हमें जो हैंजी फ्लिक के सेलिब्रेशन से ऑल्मो के गोल के ऊपर के फाइनली जो है वो एक डेडलॉक टूटता है, वो गोल होता है। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स रूबन अमोरिम की खबर के साथ, एंड देखते हैं कि किस तरह से इंग्लिश प्रेस ने इस खबर को ब्रेक किया। ESPN ने कहता है कि रूबन अमोरिम सैक्ड एज मैन यूनाइटेड हेड कोच आफ्टर 14 months, और उसके बाद हम देखते हैं Goal.com कहता है कि रूबन अमोरिम is gone. Man United brutally sacked Portuguese tactician as he pays ultimate price for bombshell outburst against Red Devils board and underwhelming form with interim replacement already lined up. और BBC Sport कहता है कि Amorim sacked by Man United after 14 months in charge. Amorim was appointed Manchester United manager in November 2024. और जब से ये अपॉइंट हुए थे तब से बोर्ड ने इनको जो किटी दी थी तकरीबन 214 मिलियन पाउंड्स इन्होंने स्पेंड किए टू गेट द प्लेयर्स ऑफ हिज चॉइस। अभी भी बात हो रही थी जनवरी ट्रांसफर विंडो में कि कुछ साइनिंग्स होंगी, ये कह रहे थे, या इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ये बड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए कि उनको बैक नहीं किया जा रहा फॉर द प्लेयर्स ही वांट्स। और फिर उन्होंने जो है स्पोर्टिंग डायरेक्टर को तकरीबन उन्होंने आड़े हाथों लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। नज़र वो आ रहा था कि बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट सामने आ गया था, और उन्होंने प्रेस के सामने ऑल लेआउट कर दिया कि भाई क्या सूरत हाल बैकरूम में क्या हो रही है, ये भी कह दिया कि मुझे कोच नहीं मैनेजर होना है, जबकि ये आए एज अ हेड कोच थे, ऑफिशियल वर्डिंग भी इनकी हेड कोच ही थी। अब ये ऐसी वो बात कर रहे थे। हाउ डू यू सी दिस होल थिंग एंड हिज रिजल्ट्स एज वेल? इनके आई थिंक 63 मैचेस ओवरऑल विद थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। इनकी 58 मैचेस के अंदर कोई 15 विन्स हैं, व्हिच इज द लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड करियर अगर इन द प्रीमियर लीग। और अगर हम इस टेबल को देखें तो वुल्व्स और आई थिंक टॉटनहम से ये तीसरे नंबर पे हैं यूनाइटेड का, अगर हम रिजल्ट की हम बात करते हैं। वर्स्ट विन रेशियो फॉर एनी यूनाइटेड मैनेजर 32%। अगर हम वर्स्ट गोल्स कंसीडर्ड की बात करते हैं तो ये भी एजाज इनके पास है 1.53, एंड द लोएस्ट अमाउंट ऑफ क्लीन शीट्स इन अ सीजन 15%, which is the worst. I mean in terms of अगर आप देखें यूनाइटेड का जो एक स्टैचर है उस लिहाज से कितने ही मैनेजर्स है, इवन टेन हाग को कितना क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन अमोरिम
आई थिंक इससे पहले भी सर रेडक्लिफ भी जो मौके देने की बात कर रहे थे कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट पूरा करें और एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जनवरी विंडो जैसी स्टार्ट हुई है तो जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं व्लॉक, उनके साथ इनका कोई तनाज़ा है जिसके अंदर जो है ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट एक सेंट्रल मिडफील्ड प्लेयर जो है वो लाया जाए। इवन तो हमें पता है कि सेस्को भी उनकी साइनिंग है जो कि काफ़ी क्रिटिसिज्म का शिकार है, कुनिया डेफिनेटली अब एक फॉर्म में आ रहे हैं, एम्बोमा एक अच्छा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल एक ब्लेटेंट ना कर दिया एमरोम को कि विंटर के अंदर कोई भी जो है वो परचेजिंग नहीं होगी। और आई थिंक यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फटे और इन अ वे उन्होंने अपने आप को खुद ही प्रेजेंट किया। आई थिंक द मोस्ट थोड़ा सा ग्रेसफुल तरीका ये हो सकता था, अगर इतना ही मसला था उनको बोर्ड के साथ तो रिज़ाइन करते हैं, लेकिन उन्होंने यही समझा और यही बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी यही बात बोली कि अभी मेरा 18 महीने हैं, उसके बाद जो है और उनको नज़र आ रहा था कि अगर सैक होते हैं तो डेफिनेटली एक कॉम्पनसेशन जो अमाउंट है वो मिल जाएगा और उनको नज़र आ रहा था कि कितना डिवाइड है। और अगर देखा जाए तो बोर्ड ने इस तरह से उनको हेड कोच वाली जिम्मेदारी दी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें इस समर के अंदर अच्छी खासी 214 मिलियन की स्पेंडिंग की है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। दैट मीन्स कि बोर्ड ने उनको पीछे से सपोर्ट किया था, लेकिन जितने वो इमोशनल नज़र आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और जो उनका गुस्सा जो एक वो नज़र आ रहा था, वो यही बात बता रहा था कि देयर समथिंग यू नो रॉन्ग बिहाइंड इट। और अब यूनाइटेड को ऐसी प्रोग्रेस भी नज़र नहीं आ रही थी। नो डाउट इस सीज़न वो एक छठी पोजीशन पे ज़रूर लेकर आए हैं, लेकिन जो उनकी फॉर्मेशन का भी जो इशू था वो भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना कि वो रिचुअली उससे हटना भी नहीं चाह रहे थे और एक फिर मैच के लिए किया, उसके बाद वापस से वही फॉर्मेशन, इतनी स्टबर्ननेस इनके अंदर थी। छठी पे तो हैं लेकिन सिर्फ 8 विन्स हैं 20 मैचेस में से भी। दैट्स इवन गोस टू शो कि बाकी टीमें कैसे परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त प्रीमियर लीग के अंदर। जेसन विल्कॉक्स से कहा जा रहा है कि बिल्कुल उनके साथ उनका फॉल आउट हो चुका था। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल अल्टीमेटली देखें ना, ये कहानी स्टार्ट यूँ होती है कि जब डैन एशवर्थ इनके जब स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट हायरिंग एमरिम, ठीक है ना। नाउ अब इन हाइंडसाइट तो ही हैज बीन प्रूवन टू बी करेक्ट, नॉट इन हाइंडसाइट। वो तो शुरू में पता चल गया था कि डैन एशवर्थ करेक्ट वो यूं थे बिकॉज ही वांटेड अ मैनेजर विद इंग्लिश प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस। उनके वो साउथगेट की तरफ बढ़ रहे थे, वो पॉटर की तरफ बढ़ रहे थे, दूसरे मैनेजर की तरफ बढ़ रहे थे जिनका कोई एक्सपीरियंस हो, जो चला सके यूनाइटेड को। ये उमर बराडा की साइनिंग थी। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें एक शाइनी न्यू ब्राइट मैनेजर चाहिए जो इस वक्त एक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ, बिकॉज स्पोर्टिंग में उनकी बड़ी सक्सेस थी। और ये उस वक्त इग्नोर किया कि हाउ वेडेड ही इज टू हिज सिस्टम। उन्होंने कई दफा खुले, मैं तो ये बात रिपीट करता हूं, लेकिन कई मौकों पे उन्होंने कहा कि भाई आई विल नॉट चेंज द सिस्टम इवन इफ द पोप आस्क मी टू, ठीक है जी। तो इतने ज्यादा वो थे। लिवरपूल वो इस वजह से नहीं कहते, इंटरव्यू भी हुआ था तो वहां पे एडवर्ड्स ने देखा था कि भाई ये 3-4-3 खिलाते हैं, मेरे पास वो टीम नहीं है, वो स्क्वाड नहीं है उसकी फॉर्मेशन खिलाने के लिए, तो वो दे डिड नॉट गो हेड विद द साइनिंग व्हिच प्रूव टू बी अ गुड डिसीजन वहां पर स्लॉट को हायर करना, बिकॉज वो अडेप्ट कर सकते थे उस फॉर्मेशन के साथ 4-3-3 जो जर्गन क्लॉप के साथ जो प्लेयर्स थे, जो टीम थी। बहरहाल तो ये एक मिस्टेक थी, ठीक है। समर के अंदर बोर्ड की तरफ से एक जो मेजर एरर मैं समझता हूं वो ये था कि जो आपकी ग्लेयरिंग वीकनेस मिडफील्ड एंड सेंट्रल डिफेंस, वहां को उस गोलकीपर भी बिल्कुल आखिरी में एड्रेस किया। उन प्रॉब्लमैटिक पोजीशंस को एड्रेस करने की जगह सेस्को को खरीदा गया। हालांकि मैं समझता हूं हॉयलैंड एक और सीजन खेल लेते तो क्या सेस्को से क्या बुरा करते हॉयलैंड, मतलब यू नो सेस्को ने आगे क्या कमाल कर लिया। हॉलैंड बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ इटली में तो अच्छा कर रहे हैं, एग्जैक्टली सारे कर रहे हैं वो तो। तो ये एक मिस्टेक थी बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे जैसे उस्मान ने बिल्कुल सही पॉइंट्स बोले कि भाई उनको चाहिए थी जनवरी के अंदर साइनिंग्स, उन्होंने साइनिंग्स में बिल्कुल बोर्ड ने इसका साथ नहीं दिया। उन्होंने 3-4-3 फॉर्मेशन जो अपनी छोड़ी थी एक गेम में न्यूकासल के अगेंस्ट, मेरे ख्याल से वो था गेम जहाँ पे वो 4 मैन डिफेंस में लेके गए थे, तो वहाँ पे भी वो गेम हारे ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा और वक्त लगेगा इस फॉर्मेशन को परफेक्ट करने के लिए, तो मैं अडेप्टेबिलिटी दिखा रहा हूँ। ये अडेप्टेबिलिटी ये विल्कॉक्स को जो ना एक दिखाया था कि चलो मैं अडेप्टेबल हूँ अगर आप मुझे जनवरी में बैक करते हो। लेकिन जब वो फॉल आउट हुआ दोनों का, उसने कह दिया कि भाई हम नहीं बैक करेंगे, तो फिर ही वेंट बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्मेशन। उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं अपना जो मेरा स्टाइल है 3-4-3 में वही खिलाऊंगा, रिजल्ट चाहे जो भी आए। तो ये जो एरोगेंस है ये कॉस्ट कर गई इन्हें, डेफिनेटली यही देख लेते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद ये नतीजा सामने आता है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड of sacking Ruben Amorim. Let's listen in to his last press conference for the Red Devils. I
थिंक ये सबको आड़े हाथों ले गए अपने साथ और एक मास्टर क्लास कहते हैं ना, एक MBA का लेसन भी देते हुए गए कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को मनवाना है, और अगर जाना है तो अच्छे पैकेज के साथ जाना है। तो आपने इस तरह से जो है मीडिया में आके बता देना है कि वो किसी के साथ खुश नहीं है, अगले दिन आपको खैराबाद कहा जाएगा और आप अच्छा सा पे पैकेज लेके जाएंगे अपने साथ। गैरी नेवल का आड़े हाथों भी ले लिया उन्होंने, उनको भी उन्होंने और ज़्यादा पब्लिसिटी उनकी तरफ कर दी। स्पोर्टिंग डायरेक्टर का नाम भी ले लिया इन्होंने कि नीड्स टू डू द जॉब, और बॉसेस को भी आड़े हाथों इन्होंने लिया, एंड नाउ इज नॉट देयर एनीमोर। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही बेहतरीन पे चेक लेके जाएंगे, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट रह गया है वो पूरा। अच्छा, मजे की बात ये, और अक्सर लतीफ़ से भी ये बात डिस्कस होती है, हम शो पे ये बात करते हैं, इनका एक क्लॉज था स्पोर्टिंग के साथ। यूनाइटेड ने आई थिंक 11 मिलियन शायद पे किया, 11 मिलियन पाउंड्स उनसे वहां से तोड़वा के यहाँ लाए जी। टेन हाग को उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए जाने के लिए। एग्जैक्टली। उसके बाद अब इसको सैक कर रहे हैं, 200 मिलियन इन पे स्पेंड किए और अब एक्स्ट्रा पैसे देंगे जाने के लिए। एग्जैक्टली। और इससे याद आ गया जो उन्होंने पॉग्बा के साथ किया था अपने एकेडमी के प्लेयर को फ्री में जाने दिया, यूवेंटस से सबसे महंगा प्लेयर बना के वापस लाए और फिर उसको फिर से जाने दिया और फिर वापस लाए। और इसके अलावा जो मतलब यार इससे अच्छा तो हम तीनों भी काम कर सकते हैं कहीं। यूनाइटेड के लिए सही अलावा बात जो है। एकेडमी प्लेयर्स हैं, जिस तरह से गर्नाचो की सिचुएशन क्रिएट हुई, और गर्नाचो ने सबसे पहले जो है वो ट्विटर पे जो है वो लाइक किया जब ये सैक हुआ है, और जितने लोगों के साथ भी रैशफोर्ड हो गया, गर्नाचो हो गया, एंथनी हो गया, फ्रीज आउट कर दिया था। और जिस तरह से इन्होंने खास तौर पे जो एकेडमी प्लेयर्स हैं जो एक फ्यूचर थे, और वो भी मेनू, और उनको किन पैसों पे बेचा और वो वहां जाके इटली जाके परफॉर्म कर रहे हैं, रैशफोर्ड स्पेन जाके परफॉर्म कर रहे हैं, मैकटोमिनी मिसाल है, हॉयलैंड जो है वो लकाकू की एब्सेंस में गोल स्कोर कर रहे हैं। बट आई मीन एक तो ये थी कि एक अनरेस्ट शुरू दिन से ही नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम के अंदर। जो एक बेहतरीन मैन मैनेजर होता है वो वाली क्वालिटीज इनमें नजर नहीं आ रही थी। या तो हम ये कहते हैं यूनाइटेड, लेकिन चलो ये तो आपने बात की क्लब है कोच की या मैनेजर की, ही वांट्स टू बी कॉल्ड अ कोच मैनेजर, बोर्ड इनको कोच कह रहा है, लेकिन हम तो यहाँ इससे यूनाइटेड एज अ क्लब की जो इनके ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उन पे सवाल निशान है कि ये कर क्या रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ इससे तो अच्छा हम 3 चला लेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से टेन हैग को जिस तरह सैक किया, उसके बाद फिर इनको मिड सीजन एक तरीके से फॉरेन लेकर आए, प्री सीजन उससे पहले टेन हाग को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उससे पहले टेन हाग को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया, और फिर इस सीजन ये सोचा यही जा रहा था कि शायद चेंज आए, लेकिन फिर उन पे 214 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, उन्हीं के मतलब के प्लेयर्स लेकर आए। शेस्को वाज हिज चॉइस, कुनिया वाज हिज चॉइस, और अब देखिए हर चीज़ तो नहीं एक तरीके से बैक किया क्लब ने, लेकिन और फिर हमने देखा रिजल्ट्स में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं थी, और फिर उनकी जो स्टबर्ननेस थी अबाउट द फॉर्मेशन, अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अडैप्टिंग द होल सिचुएशन, दैट वाज आल्सो लाइक वो भी एक सवालिया निशान था। तो ओवरऑल आई थिंक ये आना था, ये चॉप। एक बात जो मैं समझता हूँ कि इंटरम मैनेजर की बात की है, और दिस इज द ओनली सीजन जहाँ पे सिवाय आर्सेनल के सारी टीम एक तरह से स्ट्रगल कर रही है, एंड दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यूनाइटेड टू एक्चुअली फिनिश एट यूरोपियन प्लेसेस। तो इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ है ये कितना क्या स्टेबिलिटी पकड़ती है, और अगर यूनाइटेड इस दफ़ा भी नहीं क्वालिफाई कर सका तो फिर आप समझे कि फाइनेंसेस भी कहाँ जाएंगे, और फिर और डीरेल होगा ये सिस्टम जो कि इतने सालों से हो रहा है। यहाँ पे कैच लतीफ़ आपसे आने से पहले हम जाएंगे थोड़ी सी ब्रेक पे, लेकिन ये बता दें कि इस वक्त जो कंट्रोलिंग स्टेक जिनके पास है, दैट इज़ द इनियोस ग्रुप। इनके पास एक और क्लब भी है फ्रांस के अंदर, एंड ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। उधर भी 8 मैनेजर्स पिछले 2 साल में, मैनेजर या कोच जो कहना चाहें, आगे जा चुके हैं और फिर वो रिप्लेस हुए। तो ये इनका ये मतलब अब मैं क्या कहूँ, पैटर्न है इनका। ब्रेक ही ले लेते हैं, ब्रेक से आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, और फिर जो मैनचेस्टर का मैच था वर्सेस लीड्स उसको भी हाइलाइट्स देखेंगे, एंड बाकी मैचेस के भी हम डिस्कस करेंगे। डू स्टे विद अस ऑन किक ऑफ।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ऑन किक ऑफ। थोड़ा सा इस टॉपिक को और फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यूनाइटेड सैकिंग ऑफ रूबन एमोरिम एंड द इनियोस ग्रुप ओवरऑल। ब्रेक से पहले जाने से पहले मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि इनियोस ग्रुप जिनके पास कंट्रोलिंग स्टेक है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, दे ऑल्सो ओन अ क्लब इन फ्रांस, वहाँ पर भी कुछ हालात बेहतर नहीं है। इनकी एक साइकिलिंग टीम भी है, उधर भी कुछ हालात बेहतर नहीं है, वहाँ पर भी यही चॉपिंग चेंजिंग चलती रहती है एंड डिसीजंस डोंट मेक एनी सेंस। लतीफ़, क्या ऐड करेंगे आप? अल्तमश, आपने नीच का सही जिक्र किया तो नजर आ रहा है एक पैटर्न ऑफ इनकॉम्पिटेंस, जिससे मैं कहूँगा देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अच्छा, सॉरी, आपने बिल्कुल सही बात की। और जो सर जिम रैटक्लिफ, वो तो उनके ओनर्स हैं। एक और जो उनके बहुत बड़े साइकिलिस्ट रह चुके हैं, जो उनके मेन स्पोर्टिंग डायरेक्टर, हर जगह पे उनको वो लगा। यस, एग्जैक्टली। मतलब मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है ये मन में। डेव ब्रेल्सवर्थ वो साइकिलिंग टीम के थे, उनको लाके मैन्यू में लेकर आए थे वो, और इसी बेस पे लेकर आए थे कि आपने स्ट्रक्चर बनाना है। खैर, अब वो ही इज नॉट पार्ट ऑफ डे टू डे अफेयर्स, अब उनको भी साइडलाइन कर दिया है। उमर बराडा और जेसन विलकॉक्स देख रहे हैं। लेकिन जो सही स्पोर्टिंग डायरेक्टर जिसको न्यूकासल जो तोड़ा था इन्होंने, डैन एशवर्थ, जो खिलाफ थे एमोरिम के अपॉइंटमेंट के, उनको जो इन्होंने सैक किया, अब वो नजर आ रहा है कि इन हाइंडसाइट उसी वक्त नजर आ रहा था कि रॉन्ग डिसीजन थी वो। बहरहाल लेकिन अल्तमश एमोरिम he did not do himself a lot of favors, because उनकी जो win percentage थी was around 38%, one of the lowest. उसके साथ साथ उनके points per game जो थे 1.23 points per game in the Premier League, which is the lowest in United's history. तो obviously the stats do not back him. He went because of his own arrogance, जो उनकी inflexibility जो थी। लेकिन भाई यहाँ पे बोर्ड does not go scot free. बोर्ड का कसूर था कि स्क्वाड उस वक्त भी जब ये लेकर आए थे उसके मतलब का नहीं था, और इनके मतलब का स्क्वाड बनाने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा वक्त देना है, वो भी अटैकिंग प्लेयर्स के ऊपर, वो भी अटैकिंग प्लेयर्स। और फिर नहीं, देखिए कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स होते हैं जो 3 मैन डिफेंस में जो खेलते हैं ना, वो फिर इतना आसान नहीं होता उनके लिए कि फिर सैक करके नया मैनेजर लो, फिर वो 4 मैन डिफेंस पे कन्वर्ट हो जाए। स्पेशलाइज्ड विंग बैक्स वाली जो पोजीशंस होती हैं, तो ये मसले मसाइल थे। बोर्ड एज वेल एज एमोरिम दोनों का यहाँ पे प्रॉब्लम थी। अब जो नाम लिंक हो रहे, माई पर्सनली आई बिलीव के एंजो मरेस्का would be the best choice for Manchester United right now. उसकी loss for Chelsea though. हाँ, अच्छा, इसका मैं अब ये हो इसलिए सकता है because मरेस्का ने जितना भी compensation थी जो चेल्सी से उसको मिली थी, सब वेव ऑफ कर दी है। वो कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं। He is so sure of his ability कि भाई वो प्रीमियर लीग हो या यूरोप हो, कहीं भी उनको जॉब मिल जाएगी, और he's backing his skills basically. तो एंजो मरेस्का would be a good choice. मुझे ऐसा लगता है अगर मरेस्का आते तो टॉप 5 की जो फिनिश है इस सीजन, जिससे चैंपियंस प्लेसेस आएंगी, वो काफी हद तक सिक्योर हो सकती है। सिटी मैनचेस्टर ही रहा, लेकिन दूसरे एग्जैक्टली ये पहला ऐसा मौका होगा कि मैनचेस्टर सिटी को जो बंदा चाहिए यूनाइटेड पहले ले जाएगा। तो यू भी बिकॉज़ उमर बराडा, दैट इज एग्जैक्टली द कॉमन लिंक, एब्सोल्युटली। एंड इवन अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं, जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं यूनाइटेड के पास, दे डिजर्व अ बेटर result. Yes. They deserve a better result on the points table, क्योंकि वो स्क्वाड बुरा नहीं है, exactly. इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अल्तमश अभी भी नंबर 5 पे ना, if they finish the season at number 5, this is perfect for them because they'll play in the Champions League next season. बिल्कुल सही बात है। एंड द लास्ट मैच ऑफ एमोरिम, जरा उसको भी देख लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग अवे टू लीड्स यूनाइटेड एट एलन रोड। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दैट। Safe to give United at least a draw, लेकिन यहाँ पे जरूर इनके पास chances थे। They could have gotten all 3 points and moved to the top 4 of the table, but ऐसा हो नहीं सका। Now they are number 6. XG की बात करते हैं 1.58 compared to 0.9 of Leeds, लेकिन Leeds को यहाँ पे जरूर appreciate करना पड़ेगा given the fact that they are almost at the bottom of the table. यहाँ पे 7 matches consecutive अब वो unbeaten रहे हैं, their best record going all the way back to 2001. लेकिन अगर हम यही बात करते हैं of results of Manchester United, 6 draws in the last 11 matches and the bigger result is in front of us, जो हम काफी देर से डिस्कस कर चुके हैं। Amorim is out. Quick recap of this match. Exactly, I think जो वुल्व्स वाला ड्रॉ था उसने भी काफी इम्पैक्ट किया यूनाइटेड को। लेकिन लीड्स की तारीफ करनी पड़ेगी। सिटी के मैच 3-2 से हारने के बाद दे आर अनबीटन, और हमने देखा है कि इवन पिछले मैच में अगेंस्ट लिवरपूल ऑल्सो कितने उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाई थी, कितना फिजिकल खेला था। यहाँ पे भी मैं ये समझता हूँ कैल्विन लुइन का एक दफ़ा वुडवर्क लगा, कुनिया का भी वुडवर्क लगा, साइड नेटिंग हुआ था, और फिर जिस तरह से ओकाफोर का सेव किया है लेमन्स ने, तो अगर इन टर्म्स ऑफ चांस, जो क्लियर कट चांसेस हैं, उसमें लीड्स को ये जीतना चाहिए था मैच। बट लेकिन एक्सजी फिर भी ज्यादा थी यूनाइटेड की, ज्यादा थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो 2 चांसेस थे, जो कैल्विन लुइन का एक वुडवर्क लगा और ये जो ओकाफोर का शॉट था, उसके बेसिस पे मैं समझता हूँ कि लीड्स को जीतना चाहिए था। बट अगेन यूनाइटेड जो है, एरनसन का पहला गोल आता है, उसके बाद कोनिया जो है वो फिनिश करते हैं।
एक और मौका कुनिया को मिलता है और दिस मैच डिजर्विंगली आई थिंक लीड्स को एक पॉइंट जरूर मिलना चाहिए था इसके अंदर। बिल्कुल ठीक जी। वो एक्सजी ज्यादा होने की वजह ये भी था कि सेस्को को काफी मौके मिले थे जो उन्होंने मिस किए। ज़र्गजी जो बेंच से आते हैं, मैं समझता हूँ सुपर सब साबित हुए, उनकी असिस्ट थी कुनिया के गोल पे। एक और उन्होंने कटबैक कुनिया को दिया था, वो गोल नहीं हो सका, उस वक्त कुनिया ने हिट कर दी थी, पोस्ट हिट कर दी थी, वुडवर्क हिट कर दिया था। उसके अलावा मतलब ऑब्वियसली कैल्विट लुविन का हमने हेडर देखा, वो भी वुडवर्क हिट किया। एंटरटेनिंग गेम थी, दोनों को काफी चांसेस मिले। यूनाइटेड हैड द बेटर चांसेस, आई स्टिल बिलीव 1.7 की एक्सजी काफी ज्यादा थी एज कंपेयर टू लीड्स, बट इट जस्ट डिडंट हैपन। एंड अब तो खैर नए सिरे से हम हर चीज देखेंगे। लेकिन अल्तमश मैं अभी भी समझता हूँ इंटरिम मैनेजर इज नॉट द राइट वे, बिकॉज इट्स एन एक्सीलेंट चांस टू गेट इनटू द टॉप 5 फॉर द चैंपियन लीग प्लेसेस। दे नीड टू कम अप विद अ प्रॉपर मैनेजर जो कि संभाल सके इस टीम को इस वक्त। बिल्कुल सही बात है, एक टीम जो बहुत ही संभली भी है एंड फिर से मौका उनको लग रहा है, not about the next season but pretty much this season, that is Arsenal। 3-2 के स्कोर लाइन से वो हराते हैं बोर्डमथ को। बोर्डमथ being a good team, having a very good manager as well, but somehow results उनके वे में नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पे उनकी बेहतरीन ट्राई थी, but Declan Rice and उनकी वापसी हुई टीम के अंदर, and the way Arsenal performed, getting all those 3 points, they are number 1 at the table। Let's have a look at the highlights of Bournemouth versus Arsenal। They were back in this, but they couldn't finish. Although they had a better XG than Arsenal, but still 2-3 के score line से वो अपने home पे हारते हैं। A brace by Declan Rice, his first in the Premier League after almost 294 matches, and boy they are flying at the moment। इस मैच में वापसी होती है राइस की। They didn't play the last one, but results are the same। क्या कहेंगे उस्मान? They have got goals everywhere। I mean अगर आप पूरे 10 के 10 जो players हैं, they're capable enough to score goals। आप defense की बात कर लें तो हमें गैब्रियल तो अब हर मैच में स्कोर करते हैं, इस मैच में भी उन्होंने स्कोर किया। देन आपको पता है टिम्बर राइट बैक पोजीशन से उन्होंने गोल स्कोर किए। मिडफील्ड की बात करें, जुबा मेंडी स्कोर करते हैं। मरीनो आप देखिए, मरीनो तो हर पोजीशन पे खेलते हैं। अब फ्रंट थ्री की बात करें तो दिस सीजन आर्सेनल इज अ डिफरेंट टीम। स्क्वाड डेप्थ बेहतरीन है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लुइस केली जो है लेफ्ट बैक पोजीशन में पिछले सीजन में उन्होंने कमाल कर दिया था और ऑफेंसिवली ही वाज वेरी गुड। लेकिन अब वो बेंच पे और हैन कैपी जो है, बिकॉज डिफेंसिवली उनके इश्यूज थे, हैन कैपी ने अब लेफ्ट बैक की पोजीशन ले ली है। तो आई थिंक आर्सेनल ने अपने लेसन लर्न किए हैं पिछले सीजन से, चाहे वो स्क्वाड डेप्थ हो, चाहे वो ओपन प्ले से स्कोरिंग गोल्स हो, दे हैव लर्न देयर लेसन और यही वजह के 6 पॉइंट्स ऊपर हैं। बोर्नमथ वहाँ पे जाके खेलना इट्स नॉट एन ईजी प्लेस टू गो और डेफिनेटली 2 गोल आते हैं। एवन निल्सन का पहला गोल आता है एक एरर की वजह से, उसके बाद जो है वो गैब्रियल स्कोर करते हैं, फिर राइस के 2 गोल आते हैं और फिर एक और गोल आता है। सेमेनियो ने 2-3 चांसेस बड़े अच्छे मिस किए थे जो कि वो अगर कन्वर्ट करते तो एक बेहतरीन स्कोर लाइन हो सकती थी। बिल्कुल सही जी लेती। 5th स्ट्रेट विक्ट्री थी ये आर्सेनल की। और ये जो एक्सजी बैटल जो इस गेम में हारे हैं आर्सेनल, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी हारे थे, एस्टन विला के अगेंस्ट भी हारे थे, फिर भी 3 पॉइंट्स वही लेके गए थे। तो इट्स अबाउट विनिंग अगली एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ चैंपियंस। आर्सेनल आर प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी द चैंपियन सो फार। और अगर आर्सेनल चैंपियन बनता है, डेक्लन राइस हैज टू बी द प्लेयर ऑफ द सीजन। माय गॉड, इज परफॉर्मिंग एट एवरी रोल। राइट बैक पे भी हमने उनको 2 मैचेस पहले देखा था जो जरूरत थी टीम को। इनफैक्ट इनका नी पेन था, स्टिल प्लेड 90 मिनट्स। पिछली गेम के अंदर वो नहीं थे मैच का हिस्सा, लेकिन मतलब प्रेन बैरियर को भी वो बीट कर रहे हो। 2 गोल जो स्कोर किए आइडेंटिकल साइड फुट फिनिशेस थी वो, तो ऑब्वियसली हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन। प्लस उसके अलावा जो गैब्रियल थे, पहला गोल उन्होंने गिफ्ट किया, एक मिसप्लेस पास था, इवन निल्सन स्कोर करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बदला लिया कि वो जो जबरदस्त उन्होंने गोल स्कोर किया, इक्वलाइज किया था, वो आर्सेनल डेफिनेटली आई फील डिजर्व्ड इट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायर, द एनर्जी एंड द जो विक्ट्री के लिए जो पैशन था इस मैच के अंदर। बिल्कुल सही बात है। और जो टीम उनको चेस कर रही है, दे हैड अ लेट डाउन। ऑल्दो तकरीबन पूरा मैच उन्होंने लीड किया और आखिर में जाके चेल्सी ने आके उनकी पार्टी स्पॉइल कर दी। याद रहे, ये वो चेल्सी हु इज विदाउट अ मैनेजर राइट नाउ, उनके खुद के मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन सिटी प्लेइंग अवे टू मैनचेस्टर सिटी एट द इतिहाद स्टेडियम, 1-1 गोल से मैच बराबर रहता है। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखिए। 90+4, अब क्या कह सकते हैं, कंप्लीट पार्टी स्पॉइल कर देते हैं वो मैनचेस्टर सिटी की। एंड जहाँ पे 3 पॉइंट का गैप आ जाता है आर्सेनल और इनके दरमियान, अब वो 6 पॉइंट का गैप है। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। एंजो फर्नांडिस बिल्कुल एंड में जाके गोल करते हैं। ऑल्दो सिटी हैड सम चांसेस, बट चेल्सी प्लेइंग एट द इतिहाद बीट द एक्सजी बैटल एज वेल एंड एंड अप गेटिंग 1 पॉइंट एटलीस्ट फ्रॉम दिस मैच। याद रहे, इस मैच में चेल्सी के पास मैनेजर नहीं था। कैलम मैकफार्लन जो है इस वक्त जो है चेल्सी को संभाले हुए चल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? आई थिंक सारे चेल्सी फैंस ये सोच रहे होंगे, एंजो मिरस्का पिछले हफ्ते गए हैं, मैनेजरलेस टीम, फुफाना नहीं,
कुकुरेला नहीं, काइसेडो नहीं, सैंचेज जो उनके गोलकीपर हैं वो नहीं, और सब यही दुआ कर रहे होंगे कि तो रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन हो, Exactly, 6-0, 5-0, 4-0 ना हो जाए और फिर जो है वो एक पूरा मोमेंटम टूट जाए। अभी मैनेजर भी, नए मैनेजर ने भी आना, उन पर भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंडर 21 के मैनेजर जो है उन्होंने कमाल किया। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, इवन अगर शुरू से हम बात करें तो वो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी कि डिफेंस को नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी इन अ वे इतना हाई लाइन नहीं जाना, और कोशिश यही करनी है कि सिटी को काउंटर करना है इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस। लेकिन पहला हाफ सिटी ने बहुत अच्छा खेला, देयर इज नो डाउट। और हालान को एक मौका मिलता है जब इनसाइड ऑफ द बार जो है बॉल लग के आती है। इवन दो फोर्डन के पास एक चांस था जो कि वो हमेशा फिनिश करते हैं, इस मैच में उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा बाहर मार दिया। राइंडर्स ने गोल किया और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो है सिटी एटलीस्ट इसको डिफेंड कर जाएगी 1-0 को भी। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर दो जो इंजरीज आती हैं, गवार्डियोल की और डीएस की, तो उसके बाद जो बेंच से प्लेयर आते हैं एके और स्टोन्स, जो 18 महीने में मेरा ख्याल है रेयरली कोई स्टार्ट किया होगा, इंजरी प्रोन भी रहे हैं और फिटनेस लेवल के भी इश्यूज थे। यहाँ पे गवार्डियोला ये ज़रूर कहते हैं कि मेरे पास बेंच स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं थी जिसकी वजह से मैं नहीं काउंटर कर सका। एक तो ये सेटबैक था और उसके बाद फिर नेटो को मौका मिला, वो एक मैं समझता हूँ उनको बरी कर देना था चांस। लेकिन फर्नांडिस जो कि पूरे मैच के अंदर मैं समझ स्पेक्टेकुलर थे, उनको बिल्कुल 94th मिनट पे डिजर्विंगली, और जैसा उनके मैनेजर ने जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है सिटी को काउंटर करने की, दैट वाज फिनोमिनल। और आई थिंक क्रेडिट जाना चाहिए मैनेजर को इस टीम के साथ भी, जहाँ पे 4 मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, 1 पॉइंट निकालना और सिटी के 2 पॉइंट लूज कराना और आर्सेनल के लिए एक फेवर कर राह हमवार करना। बिल्कुल ये जीता मैच जो है दरअसल आर्सेनल है। सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ। बार्डिया शील वंस अगेन उन्हीं का एरर था जिसकी वजह से राइंडर्स को उन्होंने वो पास दिया। योर्गनसन अगेन उनकी जो पोजीशनिंग थी वो सही नहीं थी, नियर पोस्ट पे उनको थोड़ा अपनी पोस्ट कवर करनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा दूसरी साइड के ऊपर थे वो, जिसकी वजह से उन्होंने गोल कंसीड किया। तो ये अभी मैं जिक्र करूंगा एंजो मरेस्का, जो समर में कहते थे वो ठीक साबित हो रहा है। स्टैट्स निकाल के अगर हम देखेंगे कितने पॉइंट सेंटर बैक की मिस्टेक से चेल्सी ने जो लूज किए हैं, वो बात 100% उनकी सही थी जो वो मांग रहे थे सेंटर बैक, बिकॉज बार्डिया शील टॉसन नॉट गुड इनफ फॉर चेल्सी एट ऑल। सिर्फ एक ही तो रिस्पेक्टेबल बंदा है, वो है चालोबा है जो हर मैच स्टार्ट करता है। फोफाना स्टार्ट कर नहीं सकता, वो इंजरी प्रोन है, और कॉलवे खैर है ही नहीं, तो क्या गलत मांगा था उसने, लेकिन आपने उसको नहीं दिया और अब वो सैक हो गया के बाद। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा नुकसान सिटी इस गेम में ग्वार्डियोल का और जो रूबेन डियाज की जो इंजरी से हुआ है, वो तो आगे उनको प्रॉब्लम होगी ना। एक मैच की तो बात ही नहीं है, इतने सेंट्रल कंपोनेंट है उनके डिफेंस के दोनों लड़के, अब इनके बगैर कैसे गार्डियोला मैनेज करेंगे ये हमें देखना है। लेकिन आई थिंक चेल्सी डेफिनेटली हैड द बेटर चांसेस, दे कुड हैव एक्चुअली वन इट, बिकॉज पेड्रो नेटो का चांस, उसके अलावा कोल पामर को एक मौका मिला था बड़ा, 6 यार्ड बॉक्स के अंदर उन्होंने वो साइड नेटिंग हिट कर दी थी, नहीं स्कोर कर सके। कई ऐसे मौके मिले थे। अच्छा टैक्टिकली यूं हराया मैकफार्लेन ने क्योंकि हाफ टाइम के ऊपर वो आंड्रे सैंटोस को लेकर आते मिडफील्ड के अंदर, बिकॉज एंजो का और रीस का जो डबल पिवट था वो काम नहीं कर रहा था। एंजो को जब वो आए एंड्रो सैंटोस, तो एंजो रिलीज हो गए आगे, अब टॉप नंबर 10 पे खेलना शुरू किया और उन्हीं का रन था जिसकी वजह से ऑब्वियसली गोल आता है, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग बेटर, तो ही वन द टैक्टिकल बैटल एज वेल, द चेल्सी कोच, डेफिनेटली। Absolutely, and it makes the things even much more interesting in this battle for the first and second position, जहाँ पे अब 6 पॉइंट का फर्क आ चुका है between Arsenal and of course Manchester City. On that note, हम जाएंगे छोटे से ब्रेक की जाने। ब्रेक्स आके we'll discuss Liverpool and how they also ended up losing 2 points away playing at Craven Cottage versus Fulham. Let's take a short break. Stay with us right here on Kickoff.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. हमारी discussion जारी है regarding the Premier League and all the top matches and the latest news as well. Of course, Amorim not being there at Manchester United anymore. उसके साथ साथ Arsenal dominating in the Premier League table. उनके बाद है Man City and उनके बाद है Aston Villa. लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा जो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मैच रहा लिवरपूल फैंस के लिए, स्पेशली कोडी गैक्पो के लिए. उनको पता होगा कि शॉट उन्होंने जब तक विसल नहीं बजती तब तक उन्होंने नहीं उतारनी. 2-1 से वो जीत रहे थे एंड वो अपनी सेलिब्रेशन करते हैं और फिर फुलम ऐसा गोल करता है. वो भी वो प्लेयर गोल करता है जिसने 3 साल में गोल आज तक नहीं किया था. और ये मैच जो है 2-2 गोल से बराबर रहता है बिटवीन लिवरपूल एंड फुलम प्लेइंग एट द क्रेवन कॉटेज. जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं. ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में गोल नहीं किया था और उन्होंने ऐसा गोल कर दिया, वो भी 90+7th मिनट पे. क्या कहना, लिवरपूल की ड्रीम शाटर कर दी उन्होंने. एंड लिवरपूल और उनके फैंस और उनके मैनेजर का जो चेहरा था वो देखने से ताल्लुक़ रख रहा था, क्योंकि 90 मिनट्स के बाद गैक्पो का गोल आता है और तो उनको लग गया था कि अब वो ये मैच जीत चुके हैं. तो उन्होंने सेलिब्रेशन की. तो ये हम सब के लिए बड़ी लर्निंग की बात है. इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर. ये 4th ड्रॉ था लिवरपूल का इन 7 मैचेस एंड स्लॉट अभी तक जो है ही इज़ विनलेस वर्सेस दिस वेस्ट लंदन टीम कॉल्ड फुलम. जी उस्मान, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 4 ड्रॉज थे अगर ये विन में कन्वर्ट हो जाते और इतने टूवर्ड्स अ वेरी एंड हमने देखा ड्रामेटिक ड्रॉज हुए हैं ये सारे, तो इस वक्त लिवरपूल जो है वो आर्सेनल के करीब करीब ही होता. अगर हम स्कूल में पढ़ लेते तो आज हम पता नहीं और कहाँ होते. एग्जैक्टली. तो ऑब्वियस बात है कि लिवरपूल जीतेगा तो है आर्सेनल के करीब होगा. मतलब जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. देखें टूवर्ड्स द वेरी एंड ये सारे गोल्स आए. मेरे कहने का मतलब है अगर आप इस चीज को देखें, आप ये सारे अब आप ये देखें कि टाइम के गोल्स पिछले साल लिवरपूल ने कितने इंजरी टाइम में गोल स्कोर करके चैंपियनशिप जीती. तो बिल्कुल ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा पानी आएगा, ये वही बात हो गई. अब आप देखें रिचार्लिसन की याद दिला दी उन्होंने भी. टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल मैच था और बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड गोल स्कोर किया, शर्ट उतारी, इनको येलो कार्ड मिला और फिर डियोगो जोटा ने जो है वो विनर था. बिल्कुल ऐसा ही हुआ. थोड़ा सा मैच स्क्रिप्टेड इस तरह से लग रहा था कि दोनों आइडेंटिकली जो है वार पे पहला गोल आता है हैरी विल्सन का, बेहतरीन पास था. हैरी विल्सन ने बहुत अच्छा फिनिश किया और उसके बाद जो है एक मौका मिलता है मैकएलिस्टर को, वो वुडवर्क हिट करते हैं. फिर वर्ड्स का जो गोल था इट वाज क्वाइट आइडेंटिकल. उसमें भी वार का बिल्कुल जो डिसला होता है गोल, फिर वार जो है इसको वो देता है 1-1 हो जाता है. और फिर असल जो गेम शुरू होती है वो वाकई 90 मिनट के बाद होती है जब हिमेनेस को मौका मिलता है, वो बाहर हिट करते हैं. उसके बाद फ्रिम्पोंग आते हैं वर्ड्स की जगह पे और फ्रिम्पोंग का क्रॉस था जो कि कोडी गैक्पो जो सेंट्रल स्ट्राइकर खेल रहे थे उन्होंने फिनिश किया 94th मिनट पे. और उसी के फौरन बाद जो है हैरिसन रीड की एंट्री होती है. दैट्स व्हाई इट इज ड्रामेटिक. वो आते हैं और यहाँ पे स्कूल बॉय डिफेंडिंग कर रही थी लिवरपूल की टीम. 9 प्लेयर्स 6 यार्ड बॉक्स के अंदर खड़े हुए थे जब थ्रो इन आता है. आई थिंक उस टाइम पे ये सोचना चाहिए था कि अगर वो कुछ प्लेयर्स आगे जाके प्रेस करते तो हैरिसन रीड नो डाउट आई थिंक गोल ऑफ द सीजन उन्होंने स्कोर किया है. एलिसन बीट हुए हैं इतनी दूर से, लेकिन उनको किसी ने मार्क नहीं किया था. सारे 9 के 9 जो डिफेंडर्स थे वो जो है वो 6 यार्ड बॉक्स के अंदर थे, which is actually school boy defending. सही बात है. What makes it more funny as well कि Reed hasn't scored in 3 years. That's why I'm saying that you know dramatic and it seems like कि ये एक ऐसा एक बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ था कि उन्होंने गोल स्कोर करना है और towards the very end I think ये 2 points lose किए. It's very disappointing for Liverpool the way they have handled the situation. स्पेशली 2 या 3 मिनट रह गए थे. सही बात है. और ये आपका जो एनालिसिस था वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि इट्स मोर डिसअपॉइंटिंग फॉर यू देन इवन लिवरपूल. आई थिंक फॉर एवरी लिवरपूल फैन आल्सो फॉर श्योर. अच्छा मैं थोड़ी मेरी इख्तलाफ राय है इस बारे में कि रीड को कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना दूर से वो शॉट लेगा. पहली बात तो ये, और वो जो बॉक्स जो डिफेंड कर रहे थे वो जोनल मार्किंग कर रहे थे, उसमें ये था कि ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रॉस आएगा बॉक्स के अंदर तो डिफेंडर्स रेडी रहे उस क्रॉस को टैकल करने के लिए. अब ये तो आउट ऑफ द स्क्रिप्ट एक चीज हो गई. जाके प्रेस करता इतना पूरा खुला छोड़ दिया. कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि रीड इतने इस एंगल से शूट करेगा? वो एंगल 30 यार्ड का डिस्टेंस, मतलब मैं नहीं समझता इतना हार्श होना चाहिए हमें डिफेंडर्स के लिए. ठीक है इतना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड गोल आ गया तो एग्जैक्टली अगेंस्ट रन ऑफ प्ले एनोमली थी. बिल्कुल एग्जैक्टली. ये तो आउट ऑफ स्क्रिप्ट था ना, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी गोल आने वाला है. बहरहाल लेकिन हैरी विल्सन एंट्री
हाँ। 30 सेकंड पहले होती है, रॉक ये स्टार, बड़ी कमाल की रॉक बाकी स्टार जो- एंट्री थी उसकी। जो मार्को सिल्वा जी। की जो सब्स्टिट्यूशन थी, Absolutely. ऐसे लग रहा था जैसे उनको पता है कि आएंगे और गोल स्कोर करेंगे। यस फैंटास्टिक। तो ये देखिए मैनेजर का काम होता है कि भाई इसी चीजों को एंटिसिपेट करना, विजन होता है उनका। क्या विजन है बॉस। लेकिन हैरी विल्सन का मैं यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है अल्तमश, द ओल्ड लिवरपूल बॉय कमिंग बैक टू बाइट हिज ओन क्लब, बिकॉज पहला गोल भी आता है, हिमेनेज का अच्छा नीट वर्क था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिनिश की, एंड जो बार भी जो हिट किए इट वाज हैरी विल्सन, बार भी हिट करते तो मतलब फैंटास्टिक, ज्यादा मोटिवेटेड नजर आया मुझे कि अपने पुराने क्लब के अगेंस्ट खेल रहे थे तो ज्यादा celebrate भी किया उन्होंने। ही हैड मोर टू प्रूव। हाँ सेलिब्रेट भी किया था भाई, ये चीज एक होती है आजकल, एक रिवाज है कि शायद नहीं करते सेलिब्रेट, लेकिन करना चाहिए भाई, जो पैसे दे रहे हैं उसी के लिए आपको वफादारी होनी चाहिए, वहीं पे होनी At least चाहिए। हमें आपकी फिलॉसफी लाइफ की पता चल गई। जाहिर सी बात है भाई, मतलब जो पैसे दे रहा है उससे वफादारी भाई नमक हलाली करनी है ना हमें। बिल्कुल सही। चलिए on that note let's have a look at the other results in the over the weekend in the English Premier League. काफ़ी अच्छे मैचेस हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स भी सामने आई। एस्टन विला का जो पिछले हफ्ते ब्लिप था वर्सेस आर्सेनल, वो उन्होंने बिल्कुल ओवरकम किया एंड 3-1 के स्कोर लाइन से वो फॉरेस्ट को हराते हैं। ब्राइटन एट होम बर्नली को हराता है, बर्नली भी लगता है अपने बैग्स अभी से पैक कर रहे हैं टू गो बैक इन द चैंपियनशिप। वुल्व्स पॉइंट निकालता है वेस्ट हैम से 3 पॉइंट्स और अब वो 6 पॉइंट पे आ गए और लग रहा है कि 9 पॉइंट की रेस जारी है उनके लिए भी। काउंटी का रिकॉर्ड शायद या तोड़ देंगे। शायद वो तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, डर्बी का रहेगा। डर्बी लेकिन का मुझे तो रहेगा, वेस्ट हैम के लिए डर लग रहा है कि वेस्ट हैम जिस तरह से हार रहा है वुल्व्स से, ऑल्दो फेयर प्ले टू वुल्व्स, उनके जो पिछले 2 मैचेस रहे वो बड़े अच्छे मैचेस हैं, United से यूनाइटेड draw और बिल्कुल। एंड आर्सेनल से भी, एंड आर्सेनल बिल्कुल मुश्किल से जीता था वर्सेस देम, एंड इनफैक्ट उस मैच में 3 गोल इनकी तरफ से आए थे वुल्व्स की जानिब से। एंड बॉर्मथ की बात करते हैं तो वो हमने अभी डिस्कस किया है, लीड्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। एवर्टन अपने होम पे हारता है, एकदम से हमें एक ब्लिप नजर आ रहा है बाय 7th एवर्टन पोजीशन पे ब्रेंटफोर्ड आ गया है, इतना यस, अच्छी जंप। और एवर्टन ड्रॉप कर रहा है पॉइंट्स। न्यूकासल के लिए एक अच्छी विन थी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। स्पर्स ड्रॉ करते हैं, ऑल्दो दे वर लीडिंग फॉर प्रीटी मच द होल मैच, दे ड्रॉ अगेंस्ट सनडरलैंड एंड वंस अगेन देयर ओन फैंस हैव बूड देम। अब ये भी देखना है कि थॉमस फ्रैंक कितना टाइम यहाँ पे रहते हैं। फुलम और लिवरपूल का मैच हमने डिस्कस किया, एंड सिटी एंड चेल्सी वी हैव डिस्कस्ड एज वेल। जेंटलमैन एनी थॉट्स? थॉमस फ्रैंक के बारे में क्या लगता है, कितना टाइम रहेंगे? लगातार वो उनकी टीम को बू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब जैसे एक सीरीज ऑफ इवेंट नजर आ रहे हैं तो हो Yes. सकता है हमें अगले हफ्ते थॉमस फ्रैंक और फिर उससे अगले हफ्ते शायद आर्ने स्लॉट भी जो है वो चॉप होते हुए नजर आए। लेकिन वुल्व्स ने वाकई कमाल किया है, आपने बिल्कुल सही कहा। वुल्व्स ने इतना बुरा खेला नहीं है जिस तरह रिजल्ट्स रहे हैं, टू बी वेरी Yes. ऑनेस्ट, और सिर्फ 3 पॉइंट्स होना दैट वाज मतलब एक बहुत ही उन पे जो है पूरी सीरीज अगर हम ये देखें तो उन्होंने बहुत ही बुरे रिजल्ट्स पाए हैं। बट यहाँ पे वेस्ट हैम को एक तरीके से आउटप्ले किया है जो स्कोर लाइन थी। तो अभी भी अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो वुल्व्स टॉप 4 पोजीशन में भी फिनिश कर सकता है अगर वो अपने सारे मैचेस जीते, बट ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। अब तो रेलीगेशन बैटल के अंदर उनको कोई मुआवजा ही कर होगा तो क्या बात रेलीगेशन हुई है बैटल जी लतीफ, अल्तमश खत्म हो गया। अभी एक मैथमेटिकली। हाँ आप calculate कर लें। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा इस बात को, इतनी रिडिकुलस बात को। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अल्तमश भाई आप calculate कर लेना, आप- पेप गार्डियोला अभी ब्रेकिंग नहीं, न्यूज़ नहीं, आई है। ओवर Breaking एंटिल इज news, ओवर, मैं- आपने खुद ही कहा है ना। मैं सही breaking बात है। news दे रहा हूँ। But some things are over, शो के बाद हम देख लेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है अल्तमश, बिकॉज देखें कुसानो और सॉरी ग्वार्डियोल की जो इंजरी है प्लस रूबन डियाज की इंजरी के बाद देखो बी आउट फॉर अ फ्यू वीक्स एंड जॉन स्टोन्स ऑलरेडी इंजर्ड एंड दैट जस्ट लीव नेथन आके एंड कुसानोव। पेप गार्डियोला ने कहा है कि दे आर गोइंग आफ्टर मार्क गेही जो क्रिस्टल पैलेस के जो डिफेंडर हैं, हु वाज अबाउट टू साइन फॉर लिवरपूल ऑन द लास्ट डे एंड सेमेन्यो ले जाओ, Semenyo ले जाओ एंड मार्क गेही इज गोना जॉइन मैनचेस्टर सिटी। देयर इज अ स्ट्रांग लाइक्लीहुड नाउ, अभी चीज सामने आ रही है तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में ऐसा होता है कि चलें नहीं। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन टेबल्स क्या कह रहे हैं ओवरऑल टॉप 5 लीग्स इन यूरोप, जरा उस पर नजर डालते हैं। एंड आर्सेनल टॉप पर है, 6 पॉइंट का गैप बिटवीन देम एंड सिटी एंड विला इन फैक्ट नाउ शेयरिंग पॉइंट्स, एंड देन उनके बाद 8 पॉइंट का गैप है बिटवीन सिटी, विला एंड लिवरपूल। एंड चेल्सी एंड यूनाइटेड 31 पॉइंट्स के साथ एक ही उस पर हैं। बॉटम हाफ पे अगर हम नजर डालेंगे, सो नाउ एवर्टन हैव ड्रॉप्ड इनटू द सेकंड टियर और अब वो 12वीं पोजीशन पे हैं। स्पर्स उनके बाद हैं। क्रिस्टल पैलेस अनफॉर्चुनेटली वो भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। बॉर्मथ भी लगातार रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहा, एंड वुल्व्स, बर्नली एंड यूनाइटेड आर इन द वेस्ट हैम यूनाइटेड आर इन द बॉटम 3। ओवर इन स्पेन, बार्सा एंड रियाल दोनों ने अपने मैचेस जीते ओवर द वीकेंड, एंड गोंजालो गार्सिया की हैट्रिक थी फॉर रियाल मैड्रिड। व्हाट अ प्लेयर, एंड ही वाज शाइनिंग इन द क्लब वर्ल्ड कप। फिर से उनको मौका दिया गया है। लेट्स विश दिस यंगस्टर द वेरी बेस्ट।
एंड बारसा की जानिब से लेवेंडोस्की एंड डानी ओल्मो के गोल्स आए थे। आगे बढ़ते हैं। इन द सेरिया इंटर मिलान, AC मिलान, नापोली एक पॉइंट के फ़र्क से ये टेबल चल रहा है। 17 मैचेस हो चुके हैं एंड एनीवन्स चैम्पियनशिप फॉर द टेकिंग। फैंटास्टिक फाइट बिटवीन दीज थ्री। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख, अब क्या है इस बारे में तुम क्या कहें। एंड इन लीग वन PSG वन देयर मैच अगेंस्ट पेरिस FC। काफ़ी अच्छा वो मैच था, 2-1 से वो जीते हैं। और पेरिस FC का बड़ा ज़बरदस्त एक स्टोरी है, जो पेरिस का एक लोकल क्लब है। इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी लाइन, उसको भी हम शो में डिस्कस करेंगे। एंड इवन नापोली ने किस तरह से जो है उनकी जो किट्स हैं उनको उन्होंने बिजनेस वाइज एक हम बात कर सकते हैं, अगले शो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इट्स अ ग्रेट स्टोरी हाउ Napoli have completely changed the game in terms of their kitwear, और किस तरह से एक ऐसे ब्रांड को वो ऑन बोर्ड लाए हैं जो नाइकी, एडिडास सबको चैलेंज कर रहा है। एंड पूरा उन्होंने वो बिजनेस मॉडल बदल दिया उन्होंने। बिल्कुल, एम्पोरियो अरमानी की जो स्पोर्ट्स लाइन है उसको वो लेके आए, जिसके अंदर ज्यादा स्टेक उन्होंने अपने पास रखा है। और बिल्कुल नाइकी, एडिडास और पूमा, इन तीनों को और मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है क्लब को बेहतर मिलता है बनस्बत एक लंप सम अमाउंट जो ये दे देते हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा मजे का बिजनेस मॉडल इन्होंने अपनाया है। बिल्कुल। और उनके दोस्त भी हैं अरमानी, तो आई थिंक वो भी एक कनेक्शन जरूर बनता है। लेकिन लॉरेंटेस जो है वो बहुत ही ज्यादा समझदार किस्म के, क्योंकि फिल्म मेकर भी हैं और फिर क्लब को भी ओन करते हैं। आपके दोस्त भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब दोस्त हैं। पेरिस FC के भी जो ओनर्स हैं वो लुई विटॉन, जो एक बड़ा फैशन ग्लोबल का ब्रांड है, वही सेम ओनर्स हैं। तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑब्वियसली अगर पेरिस FC को वो प्रॉपर्टी पंप करते हैं उसके अंदर पैसा, तो PSG और पेरिस की बहुत अच्छी राइवलरी हो सकती है। नहीं, वो ऑलरेडी हो रही है उनके। इनका जो पेरिस FC का जब वो अगेन जो एक बिजनेस मॉडल है जिससे वो प्लेयर्स इंडक्ट करते हैं, बहुत ही मजे का है। अगले शो में जरूर डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं। उस्मान बहुत शुक्रिया, लतीफ़ आपका बहुत शुक्रिया। और किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से हम आपसे कहेंगे थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अब होगी मुलाकात ऑन फ्राइडे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।